हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछे गए जो सभी 72 इडियम्स है वो जो सीरीज है उसकी चौथी क्लास कवर करेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर जो 3 क्लासेस हैं उनको भी देख सकते हो। लेक्चर की पीडीएफ वो आपको टेलीग्राम चैनल English@Dean सब पे मिल जाएगी। हम जो भी इडियम्स कवर करेंगे हम केवल उसके आंसर नहीं देखेंगे बल्कि उनसे रिलेटेड और भी जो इडियम्स है या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम में काम आ सकती है वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो एक छोटे से लेक्चर में एक जगह पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। जब ये क्लास खत्म होगी तब आपको ये बात रियलाइज होगी कि आपने कितनी नई बातें सीखी हैं। चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला हमारे पास जो इडियम है वो है हार्ड नट टू क्रैक। बहुत ही आसान सा इडियम है। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है जिसको तोड़ना मुश्किल हो, यानी कि कोई कठिन कार्य। क्लियर? अब मैं केवल इसके आंसर बताता और यहां से चला जाता तो सिर्फ आपको यह पता चलता कि ये इसका आंसर है, फिर आप कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं सीख पाते। लेकिन जो मैं बताऊंगा वो आपको किसी और जगह पे किसी और क्लास में मुझे नहीं लगता कहीं देखने को मिलेगी। देखिए तो इसका आंसर तो बन गया अ डिफिकल्ट पर्सन और प्रॉब्लम। हार्ड नट टू क्रैक का जो सही आंसर बन गया अ डिफिकल्ट पर्सन और प्रॉब्लम। कई बार इसको आप बोलते हो अ हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क ये भी आपको पता चल गया। लेकिन इसके अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या हो गया? आसान कार्य। तो ये पेपर में बहुत बोला गया है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक जिसको आप कह सकते हो अ पीस ऑफ केक, कोई बोल सकते हो अ वॉक इन द पार्क। पिछले 4-5 सालों से ये होता है अ वॉक इन द पार्क, मतलब आसान कार्य। फिर इसी को एक और तरीके से बोल सकते हो अ वॉक इन द पार्क अ पीस ऑफ केक लाइक अ शूटिंग फिश, लाइक अ शूटिंग फिश इन अ बैरल, लाइक अ शूटिंग फिश इन अ बैरल। फिर इसी को बोल सकते हो लाइक अ डक टू वाटर। फिर बोल सकते हो एज इजी एज पाइप, या कई बार इसकी जगह पे एबीसी भी लिखा होता है और फिर फॉलिंग ऑफ अ लॉग भी लिखा होता है। और एक वर्ड होता है डॉडल, DODDLE। ठीक है, DODDLE। क्लियर? थोड़ा सा मैं इसको एज कर देता हूं, मुझे सही लग रहा है। ठीक है, देखो DODDLE। तो ये जो सभी बातें बोली गई हैं इन सब का मतलब होता है आसान कार्य। अगर आपसे कहा जाए कि आप नदी में मछली पकड़ो और एक बकेट में से मछली पकड़ो तो आप बकेट वाला प्रीफर करोगे क्योंकि वो आसान कार्य है। तो वही है लाइक अ शूटिंग फिश इन अ बैरल। वॉक इन द पार्क बहुत ही आसान काम। एज इजी एज पाई, पाई मतलब भी केक ही होता है तो अ पीस ऑफ केक हो गया। लाइक अ डक टू वाटर, आप देखते हो डक कितना स्मूथली पानी पे चलता है, तो डक लाइक अ डक टू वाटर का मतलब होता है बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। तो इस इडियम के थ्रू हमने इतनी सारी चीजें एक जगह पे सीख ली। अगला है हमारे पास नो इनसाइड आउट। नो इनसाइड आउट का मतलब होता है टू नो समथिंग थोरोली। क्लियर है? थोरोली का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली। ध्यान रखिएगा, एक वर्ड थ्रू भी होता है, एक वर्ड आपका थ्रू भी होता है, THROUGH। थ्रू मतलब थ्रू आपका प्रीपोजिशन भी होता है ना। थ्रू विंडो, वो विंडो से आया। मैंने जो भी कुछ किया हुआ है ना, ओनली बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, तो थ्रू माई हार्ड वर्क इस तरह भी यूज होता है। बाकी ये एडवर्ब की तरह भी और कई बार एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। क्लियर? जबकि थोरोली जो है ना ये थोरू वर्ड से बना हुआ है और थोरू जो होता है वो एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव में एलवाई लगाकर एडवर्ब बनाते हैं। थोरली यहाँ पे एडवर्ब है। मुझे थोरो इन्वेस्टिगेशन चाहिए सर, इस मामले में मुझे थोरो इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तो इसका मतलब मुझे कंप्लीट बहुत एक एक डिटेल पे ध्यान रखते हुए चाहिए, तो ये एडजेक्टिव है, एलवाई लगाया तो एडवर्ब बन गया। इस थ्रू से एक इडियम बहुत बार पूछा गया, थ्रू एंड थ्रू। थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। क्लियर? अच्छा, एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगा इस नो वर्ड के साथ, जो कि बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। देखिए ये जो नो वर्ड है, अगर आप बिगिनर होंगे तब तो आपको बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि ये जो नो है ये एक स्टेटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब। सर क्या मतलब होता है स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब का? पहले देखो, एक क्वेश्चन लिखा आई एम नोइंग यू और मैंने कहा इसका टेंस बताओ, तो आप कहोगे सर इसका टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? सही बात है। अब देखो कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है ना
कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है टेम्पररी एक्शन वाले वर्ब, टेम्पररी एक्शन। क्यों? क्योंकि अगर कोई वर्ब टेम्पररी एक्शन को नहीं दिखाएगा तो फिर हम उसको कॉन्टिन्यूअस में नहीं यूज कर सकते हैं। मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब अभी पढ़ा रहा हूं, 1 घंटा पढ़ाऊंगा, 2 घंटा पढ़ाऊंगा, बट एक टाइम के बाद पढ़ाना बंद हो जाएगा। ये बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है टेंस में, स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है और जब नए बच्चे होते हैं तो उनको समझने में बड़ी दिक्कत होती है कि सर ये क्या बोल रहे हैं, स्टैटिक वर्ब, डायनामिक वर्ब, समझ में नहीं आ रहा है। बट जब धीरे धीरे वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और 1-2 बार, कई बार उनसे गुजरते हैं तो फिर उनको ये बात समझ में आ जाती है। नो हमारी स्टैटिक वर्ब है। नो का मतलब होता है जानना, तो या तो मैं आपको जानता हूं या फिर नहीं जानता हूं। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको जान रहा हूं और फिर थोड़ी देर बाद नहीं जानूंगा, मैं आपको भूल जाऊंगा, ये सब नहीं होगा। तो इसलिए नो को स्टैटिक हमारी मेंटल स्टेट को दिखाता है, इसलिए इसको स्टैटिक वर्ब कहा जाता है। जैसे कि स्टैटिक वर्ब में आप कह सकते हो नो है आपके पास, बहुत बार आपके पास आएगा हैव, आपके पास आ जाएगा सी, आ जाएगा हियर, आ जाएगा अंडरस्टैंड, आ जाएगा ओन है, ओ है ना, एडमायर है, बहुत सारे वर्ब है ना, ये सभी स्टैटिक वर्ब है। हालांकि कई बार इनमें से कुछ वर्ब जो ऐसे हैं ना वो डायनेमिकली यूज किए जाते हैं, मतलब टेम्पररी एक्शन के तौर पे यूज किए जाते हैं, बट आमतौर पे स्टैटिक वर्ब है। अगर ये स्टैटिक वर्ब है, मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस एक्शन का मतलब, सॉरी कॉन्टिन्यूअस का मतलब टेम्पररी एक्शन, अगर कोई वर्ब टेम्पररी एक्शन को दिखा रहा है तो वो कॉन्टिन्यूअस में होगा, नहीं तो फिर वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में, क्योंकि ये स्टैटिक वर्ब है। अगर ये स्टैटिक वर्ब है तो इनका कॉन्टिन्यूअस टेंस, ध्यान रखिएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो नहीं बनेगा, क्योंकि ये कैसी वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है। अब मैं कहूं कि इसको सही करो तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे आई एम नोइंग यू नहीं बन पाएगा, क्योंकि नो एक स्टैटिक वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा, तो फिर इसको ले जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आई नो यू। सबसे अच्छा एग्जांपल जो दिया जाता है वो दिया जाता है आई एम लविंग यू, तो गलत है। आई एम हेटिंग यू, गलत है। आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स, गलत है। आई हैव 2 ब्रदर्स, आई लव यू, आई हेट यू, इस तरीके से। लेकिन फिर एक पेपर में क्वेश्चन आ जाता है आई एम, सॉरी इसको नहीं लिखता हूं, कोई और क्वेश्चन लिखता हूं, थोड़ा सा दूसरा। देखो आई नो यू, ठीक है, आई नो यू सिंस 2015। अब क्या हो गया, जब मैंने लिखा आई नो यू सिंस 2015 तो अब की बार तो नो स्टैटिक वर्ब है, मैंने कॉन्टिन्यूअस नहीं यूज किया, बिल्कुल सही होना चाहिए था, बट अभी मैंने यूज किया सिंस या फॉर। और अगर सिंस या फॉर जो है ना, ये टाइम डिनोटिंग जो वर्ड है वो यूज किए जाएंगे तो फिर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं यूज हो पाएगा, फिर आपको चाहिए या तो कॉन्टिन्यूअस या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान रखिएगा, अगर आपने सिंस और फॉर लगा दिया तो उसके साथ आपको सिर्फ 2 ही टेंस यूज करना है, या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या तो परफेक्ट। शायद पहली बार मैंने कॉन्टिन्यूअस बोल दिया तो गलत बोल दिया, या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और या तो परफेक्ट टेंस। मतलब सिंस और फॉर लगाओगे तो आप प्रीफर करिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, और अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बन पाती है तो फिर आप प्रीफर करिए परफेक्ट टेंस को। लेकिन आप प्रेजेंट इंडेफिनिट मत यूज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिंस लगा हुआ है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना नहीं सकते, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। तो फिर इसको सही करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आई हैव नोन यू, आई हैव नोन यू सिंस 2015। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था स्टैटिक वर्ब और डायनेमिक वर्ब का। मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूं कि अगर कोई वर्ब स्टैटिक है तो फिर आप उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बना पाओगे, टेम्पररी एक्शन वाले ही वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाए जाएंगे, और लगभग सभी वर्ब आपके टेम्पररी एक्शन को दिखाते हैं। कुछ ही वर्ब ऐसे होते हैं जो केवल स्टैटिक को दिखाते हैं, उनमें से भी कई सारे ऐसे होते हैं स्टैटिक और टेम्पररी यानी कि डायनेमिक दोनों को दिखाते हैं। तो उनके लिए आपको कुछ एक वर्ब की लिस्ट पढ़ाई जाती है टेंस में, नो, हेट, लव, डिजायर, अंडरस्टैंड, और भी जो भी मैंने लिखा हैव, ओन, ओ, पोजीशन दिखाने वाले वर्ड, तो इनको आपको स्टैटिक वर्ब में ध्यान रखना है कि इनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। और पेपर में ऐसे आएगा आई एम नोइंग यू तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया है आपने। नो एक स्टैटिक वर्ब है तो इसको चेंज करके लिखिए आई नो यू। फिर दोबारा एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे आएगा, आई नो यू सिंस 2015। अभी नो को स्टैटिक है तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिंस 2015 लिख रखा है। अगर सिंस और फॉर लगाओगे तो ये फिर यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उस वर्ब का नहीं बन सकता है तो फिर परफेक्ट होना चाहिए, तो मैंने आई हैव नोन लिख दिया। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, एक छिपा हुआ आशीर्वाद। डिसगाइज का मतलब होता है भेष बदल कर, मतलब अपने रूप को चेंज करके। तो एक डिसगाइज के लिए मैं वर्ड लिख रहा हूं डिसगाइज, है ना। डिसगाइज का मतलब होता है भेष बदल कर। बहुत अच्छा वर्ड है कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज आया हुआ है,
और या फिर दूसरा इम्पर्सोनेट। इम्पर्सोनेट भी होता है वेश बदलकर, कैमोफ्लेज होता है वेश बदलकर, और डिस्गाइज भी होता है भेष बदलकर। हालांकि डिस्गाइज नाउन वर्ब दोनों होता है, कैमोफ्लेज नाउन वर्ब दोनों होता है, इम्पर्सोनेट केवल वर्ब होता है। अब ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद। अब छिपा हुआ आशीर्वाद का मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक ऐसी ब्लेसिंग जो भेष बदल कर आई। कैसे? अगर आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है और आप सभी लोग बाहर रहते हो, आप 2 भाई हो, 3 भाई हो, 4 भाई हो, आप सभी बाहर रहते हो, घर में ऐसी हालत हो जाती है, वैसे आप घर नहीं आ पाते हो, लेकिन घर में ऐसी तबीयत खराब हुई कि आपको मजबूरी में छुट्टी लेकर आना पड़ा। आप सभी लोग घर पे आ जाते हो, और जैसे ही घर पे आते हो तो आपके पिताजी या जिनकी भी तबीयत खराब होती है उनकी तबीयत तुरंत सही हो जाती है। और क्योंकि आपने 10 दिन की छुट्टी ली थी, तो अब आप सोचते हो कि वापस क्यों जाए, चलो इस 10 दिन की छुट्टी को एंजॉय करते हैं। समझिएगा, कॉन्टेक्स्ट देखिए, फिर कभी भूलेगा नहीं ये वर्ड। अब जब आप उसको एंजॉय करते हो और जो छुट्टी खत्म होती है, जब आप वापस जाते हो, तो वापस जाते टाइम आप अपने भाइयों से या जिनसे भी मिलते हो सबसे कहते हो कि ये जो रहा ना, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का काम कर गया। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब छिपे हुए आशीर्वाद के तौर पर। भले ही पिताजी की तबीयत खराब हुई, बट शुरू में तो लगा कि ऐसा है नहीं, हम इतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बट बाद में फाइनली हमने क्या किया, इस बात को बहुत ही एंजॉय किया, तो ये बन गया हमारा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब ये आपको कभी नहीं भूलेगा, ये लिख के ले लीजिए। अब बनेगा ये समथिंग गुड दैट इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट। यही ऑप्शन बन पाएगा। पिताजी की तबीयत खराब हुई, शुरू में ऐसा नहीं पता चला, लेकिन वो फाइनली कैसा हो गया, अच्छा हो गया। समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट। अगला देखो, ये तो हो गया, ये तो बताया था अभी। चलो नेक्स्ट है हमारे पास निडल इन अ हेस्टेक। अब निडल का मतलब क्या होता है, सुई, और हेस्टेक का मतलब होता है पूरे घास का गट्ठर, सूखे हुए घास का गट्ठर। पुआल हमारे यहाँ कहते हैं गांव में कि पुआल बिछा हुआ है, तो उसमें अगर निडल होगी ना, आप उसको खोज नहीं पाओगे। क्लियर? देखो, अच्छा ये जो हे वर्ड है ना, एक बहुत अच्छा इडियम है, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। बहुत प्यारा इडियम है। मैं अपने जब कोचिंग मैंने खोल रखी थी उस टाइम पे, तो मैं वहां पे अपनी सारी शीटों पे लगभग इस तरह के कुछ ना कुछ लिखता था। तो एक बड़ा कॉमन फ्रेज था, सेम था, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, मतलब मौके का सही फायदा उठाना। मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, ठीक? तो देखो, अच्छा निडल इन अ हेस्टेक मतलब जिसको ढूंढना मुश्किल हो, समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड, जिसको खोजना क्या हो, बहुत ही मुश्किल हो, तो उसी को आप बोलोगे अ निडल इन अ हेस्टेक। क्लियर? अब दूसरी बात यहां लिखा हुआ है इन ट्रबल, जरा इसको समझना, तो ये बड़ा पेपर में आता है, इन ट्रबल। आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी हूं। देखते जाओ कैसे मैं बता रहा हूं। इन ट्रबल का मतलब होता है इन हॉट वाटर, एक बहुत अच्छा इडियम है, इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर, इन डायर स्ट्रेट्स, इन डायर स्ट्रेट, अप अगेंस्ट द वॉल, up against the wall, in hot water, I am in the soup। एक इडियम में भी है, आप इसे जरा चेक कर लीजिएगा, बट है I am in the soup। तो इतने इडियम मैं आपको बता रहा हूं, ये होते हैं जब आप परेशानी में हो, in deep trouble, in hot water, in dire straits, up against the wall या in the soup। तो इतने ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद एक वर्ड है बहुत अच्छा, और वो है हमारे पास ट्रिवियल। देखिएगा ये वर्ड ट्रिवियल। ट्रिवियल पेपर में बहुत बार पूछा गया, सिनोनिम एंटोनिम के तौर पे पूछा गया। ट्रिफलिंग का मतलब बताइए, तो ट्रिवियल। फिर आया एक वर्ड न्यूगाटोरी, कहा गया इसकी सिनोनिम्स के तौर पे बताइए क्या लिखेंगे, तो आपने लिखा वर्थलेस, वर्थलेस। फिर बोला गया इनकॉन्सिक्वेंशियल, इनकॉन्सिक्वेंशियल, तो इसका मतलब बताइए, तो अगेन यही ट्रिवियल। फिर आया इनकंसिडरेबल, नॉट इंपॉर्टेंट, इनकंसिडरेबल, या फिर इनसिग्निफिकेंट। इतने वर्ड मैंने लिखे, इनसिग्निफिकेंट, और ये सब अलग भी बन जाएंगे। सिग्निफिकेंट, कंसिडरेबल, कॉन्सिक्वेंशियल, ये भी अपने आप में एक वर्ड है। इन्हीं का अपोजिट इनकॉन्सिक्वेंशियल, इनकंसिडरेबल, इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी चाहिए मुझे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पैसा नहीं, उतना बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये सारे वर्ड हैं। ट्रिवियल से आपको ध्यान रखना है, ट्रिवियल का मतलब होता है जो कि इंपॉर्टेंट ना हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बहुत ही तुच्छ, बहुत ही छोटी चीज, बहुत ही स्मॉल अमाउंट, बहुत ही स्मॉल जिसकी वैल्यू हो, तो आप इसको बोलते हैं ट्रिवियल, ट्रिफलिंग, न्यूगेटरी, वर्थलेस। ये बहुत पूछा गया। इनकॉन्सिक्वेंशियल, इनकंसिडरेबल, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट, और भी बन सकते हैं कुछ। क्लियर? तो ये हो गया समथिंग वेरी ट्रिवियल में जो ट्रिवियल बढ़ाया था। इन ट्रबल में ये सारी चीज बता दी। निडल इन हेस्टेक का मतलब हो गया
समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड। क्लियर। अच्छा एक और चीज बता देता हूं आपको यहीं पे, फाइंड और फाउंड पेपर में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। फाइंड का मतलब होता है पाना, तब इसकी सेकंड फॉर्म फाउंड और थर्ड फॉर्म फाउंड होती है। लेकिन फाउंड का मतलब होता है न्यू रखना, तब इसकी सेकंड फॉर्म फाउंडेड और फाउंडेड होती है। क्लियर। ये आपके इर्रेगुलर वर्ब है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो अब आता है टू कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है ना, टाइम बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए आप काम खराब कर दिए, दैट इज कॉल्ड टू कट कॉर्नर्स। देखो कैसे, सही ऑप्शन बनेगा टू नॉट टू डू अ थिंग वेल। आप काम को अच्छा नहीं कर रहे हो इन ऑर्डर टू सेव मनी और एफर्ट, पैसा और एफर्ट बचाने के चक्कर में अपने काम को खराब कर दिया, दैट इज कॉल्ड टू कट कॉर्नर्स। क्लियर। ये सही ऑप्शन बन जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कट एंड रन। कट एंड रन का मतलब होता है टू एस्केप, भाग जाना। फिर आपके पास एक है कट एंड रन द कटिंग एज। द कटिंग एज, द मोस्ट एडवांस थिंग, द मोस्ट एडवांस थिंग, इसको बोलोगे द कटिंग एज। और फिर एक और है अ कट एबव। अ कट एबव इसका मतलब होता है टू बी बेटर। क्लियर हो गया। तो इतने तीन इडियम मैंने आपको बता दिए। कट से, कट कॉर्नर था, कट एंड रन, टू एस्केप, कटिंग एज, द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी या थिंग, कुछ भी कह सकते हो, और कट एबव का मतलब होता है टू बी बेटर। क्लियर। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, ये सब क्लियर हो गया। आगे देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको मेरी क्लास में थोड़ा सा धैर्य, आपको कई बार जो है ना आपको आप बोर भी हो सकते हो कि यार इतनी सारी चीजें कैसे एक बार में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपके पेपर में आई हुई हैं। जब आप एक जगह पर बैठ के एक बार 25 to 30 मिनट्स की क्लास हो पाएगी, ज्यादा से ज्यादा होगी तो आधे घंटे से ज्यादा क्लास नहीं होगी, लेकिन 25 मिनट में आप इतनी सारी चीजें सीख लोगे जितना आपने सोचा नहीं होगा, और इतनी सारी बातें आप रिवाइज कर सकते हो। आपको सारा एक बार रिवीजन हो सकता है, आपको सारा आ सकता है। अब देखो ये लिखा द बुक्स, अब मैं इस बार नहीं बताऊंगा, ये मैंने पहले की 2 क्लासेस में बता लिया है, जब से सीरीज स्टार्ट करी है 2 क्लासेस में ये आ चुका है कुक द बुक्स। तो कुक वर्ड को मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, बस ध्यान से सुन लेना। आप अपने दिमाग में एक बार बोल सकते हो। अगर आपने पहली बार ये लेक्चर को देख रहे हो तो आप पीछे के लेक्चर जाकर देखो। कुक मतलब नाउन भी होता है और कुक आपका वर्ब भी होता है। बी कुकिंग विथ गैस का मतलब होता है यू आर डूइंग समथिंग वेरी वेल, बी कुकिंग विथ गैस। कुक समबडीज गूज का मतलब होता है किसी के प्लान चौपट करना। कुक द बुक्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स में फेरबदल करना। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, ब्रॉथ मतलब होता है सूप। बहुत ज्यादा अगर कुक आ जाए तो सूप खराब कर देंगे, मतलब कोई काम को खराब कर देंगे अगर एक काम में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ एक होता है। फिर एक वर्ड था कुकअप, ये था फ्रेजल वर्ब, ये भी आपके पेपर में आया। कुकअप का मतलब होता है कहानी गढ़ना, कॉन्कॉक्ट करना, CONCOCT, कॉन्कॉक्ट करना, कहानी गढ़ना, कुकअप। तो ये भी हो गया। फिर आपका कुक से ये 4 इडियम मैंने बता दिए, ये क्लियर हो गया। तो ठीक है, इतना बहुत है। और हमारे पास आया हुआ है कुक द बुक्स। तो कुक द बुक्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स में फेरबदल करना। सही ऑप्शन कौन सा बन पाएगा? टू फॉल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे मैं इतना डिस्कस नहीं करूंगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज उसको जाइए और एक बार वापस लाकर देख लीजिए। हाँ, अभी मैंने कहा था ना कुक समबडीज गूज, किसी के प्लान चौपट करना, टू स्पॉइल समबडीज प्लान। ये जो गूज वर्ड है ना, इस पे भी 2 इडियम है, आप ध्यान रखिएगा। एक है अ वाइल्ड गूज चेज, फ्यूटाइल एफर्ट, निरर्थक प्रयास, फ्रूटलेस एफर्ट, जिसका कोई अर्थ न निकले, वाइल्ड गूज चेज। और दूसरा है डोंट किल द गूज दैट लेज गोल्डन एग्स। बहुत ध्यान रखिएगा, उस मुर्गी को मत मारो जो गोल्डन एग्स देती है, यानी कि उस काम को मत खराब करो जिससे आपको बहुत फायदा हो रहा है। क्लियर? आ जाओ, अगला है पोक वंस नोज। अगेन ये भी जो इडियम है ये हम इसके पीछे वाले सेशन में कर चुके हैं। अब देखो ये रिपीट होने लगे चीजें, इसीलिए मैंने कहा था अभी शुरू में मैंने 5 या 6 इडियम्स रखे हैं। अभी आज की क्लास में बहुत ज्यादा नहीं, 24 यही लास्ट इडियम है इसके बाद। फिर इसके बाद के सेशन में हम 10-10 करेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद से 12-12, 15-15 और 8 या 9 क्लास में आपकी पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। तो पोक वंस नोज का मतलब हो जाएगा इंटरफेयर करना या फिर मेडल करना। मैंने बताया था पोक फन एट, मजाक उड़ाना। फिर नोज पे मैंने बहुत सारे इडियम बताए थे, तो ये सारा आप ध्यान रखिएगा। ट्विक का मतलब अ थिन ब्रांच, ये अभी दूसरी या तीसरी क्लास में था। ट्विक का मतलब होता है थिन ब्रांच, आप ये ध्यान रखिएगा। और जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड।
मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बताए थे, ध्यान रखिए। बरी का मतलब दफनाना, बरी द हैचेट होता है। फिर मेकअप विथ होता है, मतलब मामलों को सुलझाना, सेटल करना। और इसके अलावा एक आपको बताया था अभी शायद लास्ट वाली क्लास में था, पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर्स। तो इन सब का मतलब होता है कि टू सेटल योर डिफरेंस, मामले को सही करना। अगर आपको लगता है कि सर नहीं, जितनी बार आए उतनी बार लिख दिया करिए, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर जितनी बार आए उतनी बार लिख दिया करिए, मैं हर बार लिख दूंगा। अगला है अ फायर इन समवन्स बेली। ये भी लास्ट क्लास में हमने फायर के बारे में काफी बात करी थी कि फायर से रिलेटेड जो भी इडियम्स थे वो हमने देखे थे। तो यहां पे बन जाएगा फायर इन समवन्स बेली का मतलब हो जाएगा वन हु इज वेरी एनर्जेटिक एंड इंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग। क्लियर है? फायर के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे इडियम पढ़े थे। अ बॉल ऑफ फायर मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, यानी कि फुल ऑफ बीन्स। अ बैप्टिज्म ऑफ फायर का मतलब होता है, मैं लिख ही देता हूं एक बार, अ बॉल ऑफ फायर पढ़ा था, फुल ऑफ एनर्जी। अ बैप्टिज्म ऑफ फायर सारा लिखा हुआ है लास्ट क्लास में। डिफिकल्ट इंट्रोडक्शन, तब मैंने कहा था अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक। फिर कम अंडर फायर। कम अंडर फायर का मतलब क्या होता है? किसी को बहुत बुरी तरह से लताड़ना, उसको क्रिटिसाइज करना। हॉल समबडी ओवर द कोल्स बताया था, बुरी तरह लताड़ना। फिर आपके पास है हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर का मतलब होता है हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। इसका मतलब होता है एक साथ कई कामों में इन्वॉल्व होना। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। तो इसका मतलब क्या होता है? आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर का मतलब फ्राइंग पैन से निकल कर आप फायर में गए, मतलब एक मुसीबत से निकल कर दूसरी मुसीबत, कभी भूलेगा नहीं, एक मुसीबत से निकल कर दूसरी मुसीबत में चले गए। और फिर है देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। इतने तो आप कम से कम ध्यान रखिएगा, विदाउट फायर मतलब बिना फायर के स्मोक नहीं होता, मतलब बिना किसी बात की, उस बात की कोई वजह या उस बात के बारे में कोई बात नहीं होती। और ये फायर इन समवन्स बेली का मतलब होता है, मतलब बहुत एनर्जी वाला है तो फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स, या फिर इसी को कह सकते हो अ बॉल ऑफ फायर। क्लियर? तो ये आज की क्लास थी। आई थिंक आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी आज की क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल इंग्लिश@डीन सब पे मिल जाएगी। ये चौथी क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम कम से कम 10 या 12 इडियम करेंगे, और फिर 72 इडियम्स है तो आप समझ सकते हैं, 24 है तो फिर 34, फिर 44, फिर उसके बाद से और करते हैं तो फिर 10-10 भी अगर करते हैं तो फिर 54, 64 और फिर 74, तो 72 के आसपास पहुंच जाएंगे। यानी कि टोटल अभी 6 क्लास और 6, 4, 10, तो टोटल 9 से 10 क्लास में आपकी पूरी ये सीरीज मैं कंप्लीट करूंगा। और अगर आप इस पूरी सीरीज को देख कर जाते हो तो ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके पेपर में इतने में से जरूर फंस जाएगा। मतलब ये कोई तो नहीं कह सकता कि इतने में ही आएगा, बट आपके अंदर इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा होगा, ये मैं कह सकता हूं। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे कुछ नए इडियम्स के साथ, कुछ अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, कुछ अच्छी चीजों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।